फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं 3D ज्योमेट्री एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है। इसे समझने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है और विजुअलाइजेशन के लिए जरूरत होती है इमेजेस की। आज मैं इमेजेस के थ्रू आपको 3D ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगी। What is 3D coordinate system? 3D coordinate system means a space in which there is a fixed point and three directions which are mutually perpendicular to each other. Now these three axes are called x-axis, y-axis and z-axis. Usually we think that x-axis and y-axis are horizontal and z-axis is vertical. Means एक प्लेन पे जो बेस जिस पे हम खड़े हैं वो हमारे उनके जो साइड वॉल्स है, साइड कॉर्नर्स है, उन्हें हम एक्स और वाई एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल जो दीवार जा रही है आपके कॉर्नर से जो हाइट है उसे हम जेड एक्सिस से डिनोट करते हैं। So you can see in this figure that this is x axis, this is y axis and this is your z axis. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से डिसाइड करते हैं। मीन्स अगर हमारी फिंगर्स वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है और फर्स्ट फिंगर एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है, तब हमारा थंब जहां रहता है उसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। यू कैन सी लाइक दैट। और अब ये जो एक्सिस से प्लेन बनते हैं, कैसे बनते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, एक्स और जेड एक्सिस मिलके एक्स जेड प्लेन बनाते हैं, वाई और जेड एक्सिस मिलके वाई जेड प्लेन बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जब हम बात कर रहे हैं जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस हमेशा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या फिर हम उल्टा बोले तो जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट्स हैं उन सब का कलेक्शन क्या बनाता है? एक्स वाई प्लेन। मींस एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। आपसे कहा जाए फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, देन दिस विल डिनोट्स योर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की ये खासियत होती है कि इसमें आपका जेड जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक फिक्स कांस्टेंट जेड के लिए एक्स वाई प्लेन बनता है। इसी तरह से एक्स जेड प्लेन पे आपका वाई कांस्टेंट रहता है और वाई जेड प्लेन पे आपका एक्स कांस्टेंट रहता है। नाउ दीज आर द ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स मींस पहले हम क्वाड्रेंट्स की बात करते थे जब हम 2 डायमेंशन में होते थे। यहाँ हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन है और आप देख सकते हैं कि आपको 4 जो पार्ट्स दिख रहे हैं वो 4 ऑक्टेंट्स हैं। ये अबाव है, प्लेन के अबाव की बात कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन के नीचे भी सेम ऐसे ही 4 ऑक्टेंट्स हैं। तो इस तरह से ये अपर 4 ऑक्टेंट्स और नीचे वाले 4 ऑक्टेंट्स मिलकर टोटल 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं इन प्लेन्स के द्वारा। तो हमारे जो प्लेन है 3 प्लेन वो 8 ऑक्टेंट्स बनाते हैं। और हमेशा हम जब x, y, z तीनों की पॉजिटिव वैल्यू लें तब ये फर्स्ट ऑक्टेंट कहलाता है। ज्यादातर हम फर्स्ट ऑक्टेंट पे काम करते हैं। तो अब इस 3D फिगर को समझने के लिए हम अभी हम हमारे घर के कॉर्नर को सब देखें। तो कॉर्नर में हमारी जो लेफ्ट वॉल है उसको हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन, राइट वॉल को हम कहेंगे वाई जेड प्लेन और फ्लोर हमारा एक्स वाई प्लेन होता है। तो इस तरह से आप इन प्लेन्स को समझ सकते हैं। These are the figures you can understand। और जेड एक्सिस जो है वो कॉर्नर से जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है वो आपका, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइन जा रही है ये लाइन जेड एक्सिस है। आप किसी भी कोने को देख लीजिए घर के, उसमें जो लेफ्ट वॉल है वो आपका डिनोट करेगी एक्स जेड प्लेन और लेफ्ट वॉल के से कॉर्नर से जो लाइन जा रही है वाई एक्सिस। तो इस तरह से हम हमारे फर्स्ट ऑक्टेंट को समझ सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट मींस
a point. We take a point and take the distance from all the planes. Means if you can see in this drawing, there is a point PABC. Means A denotes the perpendicular distance of P from X. From A denotes X-axis distance means from YZ plane. X coordinate means distance from YZ plane. And B is the coordinate of y means the distance from y को आप हटा दीजिए xz plane. So B denotes distance of the point, perpendicular distance of the point from xz plane. Similarly, C denotes, C means z coordinate or z coordinate means distance from xy plane, perpendicular distance of point from xy plane. आप देख सकते हैं बेस से जो डिस्टेंस है. तो यहाँ आपका पॉइंट जो है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपका पॉइंट लाई कर रहा है और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है जिसकी जो हाइट है वो कोऑर्डिनेट C है और जो इसकी विड्थ है, ठीक है, देयर आर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी B एंड लेंथ विल बी A. ओके, सो दिस डिस्टेंस विल बी योर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A हो जाएगी, यहां से यहां तक की B डिस्टेंस है और जो हाइट है वो आपका C डिस्टेंस है. इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं. Now you can see all the coordinates. If you have to find 0, B, C, 0 means where the point lie. X is 0 means the point must lie on BC plane. So the point R lie on the YZ plane. Okay. Now A0C means Y is 0. So the point must lie on XZ plane. So you can see in XZ plane our S point lie. S point lie on XZ plane. So whenever a point lie on a plane, then the corresponding coordinate will be 0. If xz plane, then y coordinate is 0. Yz plane, then x coordinate will be 0. Xy plane, then z coordinate will be 0. These are called projections. So this is all about 3D coordinate system. Now we compare 2D analytic geometry with 3D analytic geometry. So if we consider z equals to 3 in one dimension, then it denotes a point. But if we consider z is equals to 3 in two dimension like xz plane, then it denotes a line. But in 3 dimension, this z equals to 3 denotes a surface, a plane. Y equals to 5 is also a plane. So if we are writing z equals to 3 means we are x is free and y is free. X and y can take any value. Means z equals to 3 is a plane parallel to xy plane and whose z coordinate is always 3. So you can see in this drawing. So this is a plane denoted by z equals to 3. Similarly, y is equals to 5 will be parallel to xz plane and the coordinate value of y will be 5. You can see in this diagram. So this will be y is equals to 5. So if we are talking about a curve in R square, then it will automatically converted into a surface in R cube. Means 2D dimension में जो आपका कर्व है वो 3 डायमेंशन में सरफेस बनाता है. लाइक y इक्वल्स टू 5 जो है वो एक प्लेन बनाता है. लेकिन यदि हम 2 डायमेंशन में बात करें तो ये क्या है, एक लाइन है. लेकिन वहीं 3 डायमेंशन में ये क्या बनता है, एक प्लेन बनता है.
x is equals to k means plane parallel to yz plane. So you can see this. Now अब ये जो फेसेस हैं, ये जो हमारा क्यूबॉइड हमने बनाया था, इसके जो फेसेस है उनकी इक्वेशंस अगर लिखने को बोला जाए तो जो फेस आपको दिख रही है एक्स जेड प्लेन पे, उसकी इक्वेशन बनेगी आपकी y इक्वल्स टू 0। लेकिन जो इसके पैरेलल आगे वाली फेस है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? उसकी इक्वेशन एक्स जेड प्लेन है मतलब y इक्वल्स टू b। इसी तरह से ये जो फ्रंट वाली सरफेस है, जो एक तो प्लेन पे थी, प्लेन पे z इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, दिस वन इज x इक्वल्स टू 0, बट ये जो फ्रंट वाली जो दिख रही है आगे वाली सरफेस, ये क्या होगी? अगर मैं इसको डार्क करूं, मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको, तो ये जो सरफेस दिख रही है आपको, ये फ्रंट वाली सरफेस जो है ये आपकी क्या है? x इज इक्वल टू a। इसी तरह से अगर हम टॉप की सरफेस की बात करें, ये जो टॉप वाली सरफेस है, तो ये टॉप वाली सरफेस की वैल्यू क्या होगी? ये z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी इक्वेशन बनेगी z इज इक्वल टू c। और इसी तरह से ये जो फ्रंट यहाँ दिख रही है, ये है आपकी क्या बनेगी? y इज इक्वल टू b। So these are the equations of planes. अब आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू x की क्या बनेगी, तो y इक्वल टू x जो है वो आपका, आप इमेजिन कीजिए खुद से और फिर कमेंट कीजिए इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, चलिए देख लीजिए, y इक्वल टू x जो है ये इसी तरीके से एक प्लेन बनेगा जो कि आपको इधर दिख रहा है, या पॉजिटिव ही पार्ट दिखाया गया है। सो y इक्वल टू x एक लाइन है, कहाँ है? एक्स वाई प्लेन पे। आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन है, लेकिन इस लाइन को आपने क्या किया है? पूरा प्लेन बना दिया है। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब z की वैल्यू के साथ हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक प्लेन बन जाएगा। इस तरह से आप इसे विजुलाइज करना सीखिए। अगर आपसे कहा जाता है y इक्वल टू z, तो उसे एक 2D ऑब्जेक्ट मत समझिए, वो एक प्लेन है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम 3D ज्योमेट्री में हैं। y इक्वल टू x में कहीं भी आपको z नजर नहीं आ रहा है, लेकिन z वहां पे मीन्स z की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो y इक्वल टू z आपकी एक लाइन नहीं होके एक प्लेन बनेगा। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले हमें पता है क्या होता है, लेकिन इसके साथ एक टर्म और जुड़ जाएगी, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। जब हम 3D में शिफ्ट करेंगे तो हमारे साथ एक टर्म और ऐड हो जाएगी। तो अभी आपको किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सिमिलरली आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर स्फेयर। यहाँ से आपकी कॉलेज की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। तो स्फेयर क्या है? स्फेयर बेसिकली लोकस है जिसमें एक फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे, जिसे हम रेडियस कहते हैं, उस पे सारे पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो जो शेप बनती है उसे हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है ना? तो स्फेयर इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ये आप इसे विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। दिस इज बॉल, नॉट ए सर्कल। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कई तरह के स्फेयर्स देख सकते हैं, ये सब आपने देखे होंगे। दीज आर ऑल स्फेयर्स, लाइक लाइट स्फेयर, ब्रास स्फेयर, ये सब स्फेयर्स हैं, सॉलिड स्फेयर्स हैं। नाउ स्फेयर्स के फैक्ट्स। इट्स परफेक्टली सिमेट्रिकल, it has no edges or vertices, it is not a polyhedron, all points on the surface are same direction। तो ये एक पॉलीहेड्रन में से कंसिडर नहीं करना है। ठीक है? पॉलीहेड्रन कैसे होते हैं? जैसे कि आप बात करें क्यूब की, या फिर आप बात करें किसी प्रिज्म, पिरामिड, दीज आर पॉलीहेड्रन, बट स्फेयर इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। सो ये आपके 2D में सर्कल नजर आ रहा है, यहाँ आपका ये सेंटर है, यहाँ आप देख सकते हैं, this is your center, you can see this is your center।
और इस सेंटर से इक्वल रेडियस पे जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन आपका सर्कल कहलाता है। बट इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, यानी कि पूरे कमरे में देखें, वो सारे पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो आपको क्या मिलता है कि स्फीयर मिलता है। तो सेंटर का जो पॉइंट है जनरली हम क्या लेते हैं, ओरिजिन मींस 0,0,0। अब इससे जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। आप यहाँ तक तो परिचित है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप फैमिलियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर। ये एक सर्कल होता है। अब इसमें जेड स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, तो आपकी क्या बन जाएगी, 3D में इक्वेशन। तो ये दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नाउ अब अगर आपको कोई सेंटर एच के एल लेना है और उससे इक्वेशन निकालनी है, तो दिस विल बी एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर जेड माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मीन्स आपको एच के एल सेंटर गिवन है और आपको आर रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन जो बनेगी स्फीयर की वो इस इक्वेशन से डिनोट की जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड क्या है, कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट, कोई भी चलने वाला पॉइंट जो बदल सकता है, और एच के एल क्या, एक फिक्स पॉइंट। तो एच के एल फिक्स पॉइंट से जो चलने वाला पॉइंट है, जो वेरी कर रहा है, उस पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। तो इसको हमने, जब हम इस कंडीशन को लिखते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाती है। अब अगर हम इस ओरिजिन को 0 0 0 पे शिफ्ट कर दें, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी जो पहले इक्वेशन बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम डेफिनेशन। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन अलग होती है। ये डेफिनेशन से जो इक्वेशन आई, इसी को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी को हम एक्सपेंड कर दे एल्जेब्रा लगा के, तो हमको जो इक्वेशन मिलती है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों के कोफिशिएंट सेम होते हैं। यहाँ 1 है, जनरली हम 1 रखते हैं। तो ये जो है ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी आपका स्फीयर की प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है 3 वेरिएबल्स में और उसमें इनके कोफिशिएंट अगर अलग अलग है, तो वो स्फीयर नहीं हो सकता। स्फीयर की पहली कंडीशन है कि इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दूसरा, आप देख सकते हैं कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म यहाँ नहीं है। ये दो कंडीशन अगर फॉलो होती है तो कोई भी इक्वेशन जो है वो स्फीयर बना सकती है। अब इसके अगर आपको रेडियस और सेंटर फाइंड करने बोले, तो हम एक तरीका ये है कि हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और इसमें अब आपको पता चल रहा है कि सेंटर 2 माइनस 3 प्लस 1 है। हमने क्या किया, हमने +4 +9 और +1 ऐड किया और दोनों दोनों साइड ऐड कर दिया, और इससे हमें जो है ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, -6 को हम उधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले आए और फिर इसे कन्वर्ट कर दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जो है एक फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर देख लीजिए, हमेशा इसी फॉर्म में होती है। यहाँ अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, देखिए 2ux मतलब मींस x का कोफिशिएंट हम क्या मानेंगे, 2u, y का कोफिशिएंट हम मानेंगे 2v, z का कोफिशिएंट हम मानेंगे 2w। तो अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जाती है, तो हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिस इज योर u/2, मीन जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आपको क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर 2u है तो u माइनस v माइनस w होगा। बट यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ से आप इस 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे ये 2 नहीं है। अगर ux आपको दे रखी है, मीन जो भी x का कोफिशिएंट दे रखा है उसको आप हाफ कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, u/w, v/w एंड w/w। तो x का कोफिशिएंट का हाफ x कोऑर्डिनेट बनेगा सेंटर का, y कोफिशिएंट y जो है, टर्म जो y की है उसका जो कोफिशिएंट है उसको अगर आप हाफ करोगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर का। इसी तरह से w का हाफ करोगे तो, लेकिन साथ में माइनस साइन भी लगाना जरूरी है। इसी तरह से रेडियस निकालनी है, तब भी हम x y z के कोफिशिएंट जो है उनको इस तरह से लिख के और फिर -d कर देते हैं, फिर अंडर रूट लेने से आपको रेडियस मिल जाती है। अब ये मैं एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे।
सपोज आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको उसका सेंटर निकालना है। बताइए सेंटर क्या होगा। आपको क्या करना है, -2 का हाफ दैट इज -1 एंड 4 का हाफ ये क्या हो जाएगा 2। तो -1 का +1 बन जाएगा। आपको जो भी नेगेटिव साइन है उसको बदलना है, मतलब जो साइन है उसको अपोजिट करना है। तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा 1, इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2 और जेड कोऑर्डिनेट माइनस साइन है तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1 -2 एंड -1। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये कोई भी सही नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या होगा 1 -2 एंड +1। मैं लिख देती हूँ 1 -2 and +1. These are the coordinates. ये आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो x का कोएफिशिएंट था उसका हाफ किया और उसमें एक माइनस साइन लगा दिया। इसी तरह से y का जो कोएफिशिएंट था उसका भी हाफ किया, उसमें माइनस साइन लगा दिया। z का जो कोएफिशिएंट था उसका भी हाफ किया और माइनस साइन लगा दिया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये पॉइंट्स सेंटर नहीं है। ये पॉइंट्स क्या है, इस पॉइंट में हमें डिसाइड करना था कि ये पॉइंट्स इसके अंदर है या बाहर है। तो आप इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो s की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 क्या बताती है कि ये पॉइंट इस स्फेयर के आउटसाइड है। इसी तरह से ये पॉइंट भी स्फेयर के आउटसाइड है और ये पॉइंट के इनसाइड है। ये आप वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। जो आपको ये इक्वेशन दी गई है दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप ये एक एक पॉइंट पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनसाइड है कि आउटसाइड है। पॉइंट को पुट करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब पॉइंट आउटसाइड है, और पॉइंट को पुट करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट स्फेयर के इनसाइड है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन and this equation is converted into आपको ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसका सेंटर और रेडियस पूछी गई है। तो आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x y z के कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो आपको इसको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको 1 बना देंगे और फिर ये आपकी इक्वेशन चेंज होके ये बन जाएगी। आपकी जो भी पूरी इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड किया ताकि x y z के कोएफिशिएंट आपको 1 मिल सके। अब इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर कीजिए और फिर आपको जो u की वैल्यू मिल रही है वो फाइंड कीजिए। तो u विल बी -हाफ, v विल बी 1 एंड w विल बी हाफ, ठीक है ना। व्हाट इज 2w इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो w क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब इनमें जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो हमको सेंटर के कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। इस तरह से सेंटर के कोएफिशिएंट क्या बने 1/2 -1 एंड -1/2। और रेडियस जो है उसको निकालने के लिए आप जो भी कोएफिशिएंट आए उनका स्क्वायर करके और d को आप -d करेंगे। d ऑलरेडी माइनस था तो ये +5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें आपको पूछा गया है कि प्लेन मीट्स द एक्सिस इन एबीसी रेस्पेक्टिवली, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओएबीसी। नाउ अब आपका ये जो प्लेन दिया गया है ये प्लेन एक्सिस को ए बी सी पे मिट करता है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा डायग्राम से कि ये प्लेन की इक्वेशन कैसी है, ये प्लेन कैसा दिखता है और फिर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी में मिल रहा है। अब आपको वो स्फीयर फाइंड आउट करना है जो ओ यानी कि ओरिजिन और इन तीनों पॉइंट से जाता है। तो सबसे पहले आपको इन एबीसी की भी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई एबीसी है क्या। 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे फिर उनसे जाने वाले स्फीयर को हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, इसी को यूज करेंगे और ये आपकी वो ड्राइंग है जो इस प्लेन को डिनोट कर रही है। तो ये प्लेन जो है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्लेन की, जैसे लाइन की होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में वैसे ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है। तो यहाँ ये जो ए बी सी है ये क्या बता रहे हैं, ये वो कोऑर्डिनेट बता रहे हैं जो एक्सिस पे ये कट करते हैं। तो इस तरह से एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा गामा लिखा, आप इसकी जगह ए बी सी लिखेंगे क्योंकि ये प्लेन इस कोऑर्डिनेट को इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को a, 0, 0, 0, b, 0 और 0, 0, c पे कट करता है।
ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस हमने यहाँ ले लिया, वाई एक्सिस यहाँ ले लिया, थंब रूल लगा के जेड एक्सिस यहाँ ले लिया, तो ये भी अलाउड है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, और इन कोऑर्डिनेट्स को आप इन कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे। तो यू कैन सी this is the equation and we find all the coordinate. These are the intercepts. So ये आपका कहाँ पे है, x एक्सिस पे पॉइंट है, ये y एक्सिस पे पॉइंट है, ये आपका z एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, x एक्सिस पे, और ये y एक्सिस पे, इसी तरीके से ये z एक्सिस पे, स्मॉल सी। अब आप ये पॉइंट स्फेयर पे लाई करते हैं तो स्फेयर से सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। नाउ स्फेयर ओरिजिन से भी पास होता है, तो इस वजह से ये जो डी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो जीरो होनी जरूरी है, क्योंकि ओरिजिन वरना सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कहते हो कि कोई स्फेयर ओरिजिन से पास होता है, इसका मतलब 0 0 0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आप जैसे एक्स वाई जेड की जगह 0 रखोगे तो डी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इस तरह से करके आपको यू वी डब्ल्यू, और ये आपने कहां से आई, आपने a00 को इस इक्वेशन में पुट किया, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। x की जगह आप 0 a पुट करेंगे, a स्क्वायर, देन 0, देन 0, then 2a and then 0, then 0, and d is also 0. So finally you will get this equation, और फिर इस इक्वेशन से हमें ये तीन वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इन तीन वैल्यूज को यूज करके हम हमारे स्फेयर की इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास में तो इस तरह से आपने देखा d0 हो गया, u v w मिल गया। अब एक बार ये तीनों चारों चीजें मिल जाती है, तो इन चारों चीजों को u v w और d को जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें स्फेयर की इक्वेशन मिल जाती है। इस तरह से हमें ये स्फेयर की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका, find the equation of a sphere which passes through points 1 minus 3 comma 0 and whose center lie on the plane x plus y plus z equals to 0। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं कुछ, और सेंटर कौन कौन से पॉइंट्स है, 1 minus 3 4, 1 minus 5 2, 1 minus 3 0, मीन्स आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं और सेंटर के लिए एक कंडीशन दे रखी है। तो अब आप स्फीयर की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देंगे, और फिर ये जो पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे 1 minus 3 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, फिर 1 minus 3 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह से 1 minus 5 2 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, तो हमें तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब सेंटर जो है वो किस पे लाई करता है, x plus y plus z equals to 0, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट, अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको जो है एक रिजल्ट मिल जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। माइनस का साइन आएगा, बट माइनस 0 से इक्वेट कराने से माइनस हम हटा सकते हैं। इस तरह से u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। दीज आर द फोर इक्वेशन। इन फोर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें u v w और d की वैल्यू मिल जाएगी, और इस वैल्यू को जब हम हमारी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें हमारे स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। फोर इक्वेशन है तो उसे हमें टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करके डी को रिमूव कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से करके आप इन स्टेप्स को यूज करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनली आपको यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यूज मिल जाएंगी। उनको आप अपने इक्वेशन में पुट कर देना, और इस तरह से आपको फाइनल स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now the next question is, a sphere of constant radius 2k passes through this the origin and meets the axis in ABC. Show that the locus of centroid of tetrahedron OABC is this. यहाँ आप देखिए, आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, यहाँ लोकस पूछा गया है। जनरली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो लोकस पे बेस्ड होंगे। अब लोकस पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया गया है उस एक एक बात को आप नोटिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेप्स करेंगे। सबसे फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है कि आपको स्फीयर की इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो लिखेंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ये ओ ए बी सी से पास होता है,
तो उसका हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर निकाला था -ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये हमेशा ये जो स्फेयर की इक्वेशन मैंने लिखी है ये ऑलवेज ओ ए बी सी पॉइंट से पास होगा, जहां पे ए है a,0,0, बी है 0,b,0 और सी जो है वो क्या है सी 0,0,c। तो इस तरह से इन कोऑर्डिनेट से पास होने वाला ये इक्वेशन हो गई। अब फिर आपको इसका सेंटर आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इसका सेंटर क्या आएगा a/2 b/2 एंड c/2। आपने क्या किया, इनको हाफ किया और साइन बदल दिए। फिर उसके बाद इसकी रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस आपको क्या गिवन थी क्वेश्चन में, आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि रेडियस आपको गिवन थी 2k, ठीक है ना। तो आप 2k इसमें लगा लेंगे, ओके। 2k से इसको इक्वेट करवा देंगे, रेडियस को, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 16k स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो भी कंडीशन गिवन थी कि स्फेयर जो है वो ओ ए बी सी से पास होता है, तो उससे आपने स्फेयर की इक्वेशन लिखी। ये पूरा पिछला क्वेश्चन है, इज इट इज पूरा करना पड़ेगा आपको, और फिर उससे आपका सेंटर निकल जाएगा। एक बार आपके पास सेंटर आ गया तो सेंटर से आप रेडियस निकालेंगे। अब ये रेडियस क्वेश्चन में जो गिवन रेडियस है उसके इक्वल होनी चाहिए, तो उससे आपको एक कंस्टेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको ये कहा गया है कि सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। तो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है कि भाई जो 4 पॉइंट्स, टेट्राहेड्रन किसका है, ओ ए बी सी, ये मिलके आपका क्या बना रहे हैं, एक टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रन आप समझ सकते हैं, आपके लिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे सपोज ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो टेट्राहेड्रन जो है वो इस शेप को कहते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आए थे इन सबको आप आपस में मिला लीजिए, ठीक है। तो ये जो शेप बनती है इस शेप को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन, ठीक है। थोड़ा सा स्प्रेड करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी शेप आ रही है इस शेप को आप क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन। अब ये जो टेट्राहेड्रन है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर a 0 0, दिस इज योर 0 b 0 एंड दिस इज 0 0 c। सो दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो शेप बन रही है इसका जो सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड में ये जो चारों कोऑर्डिनेट है, एक तो ओरिजिन और ये 3 abc, इनसे आप इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। और फिर इस सेंट्रोइड को आप किससे रिप्लेस करेंगे, ये सेंट्रोइड जो है ये बेसिकली आपके किसके बराबर है, दिस डिनोट्स द सेंटर, ठीक है ना। तो अगर ये सेंटर को डिनोट करता है, अभी ये जो सेंट्रोइड आपने लिया, आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जो सेंट्रोइड है, अब सेंट्रोइड आप निकाल चुके हैं, इस सेंट्रोइड की हेल्प से आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ हम सेंट्रोइड का लोकस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेंट्रोइड मींस एफ जी एच, तो ऑलवेज जो इसका भी लोकस फाइंड आउट करना है उसको हम एफ जी एच या कोई भी एक वेरिएबल नेम दे देते हैं, ठीक है। अब एफ जी एच एक कंस्टेंट है इस पे, कि एफ जी एच कहाँ से आ रहा है, एफ जी एच जो है इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड है। तो मतलब आपकी स्फेयर पे डिपेंड करता है, अगर आपका स्फेयर की एबीसी को अगर हम चेंज करेंगे तो ये एफजीएच भी चेंज हो जाएगा। किस जिस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है। इस तरह से आपको ए और एफ में एक रिलेशन मिल गया, इसी तरीके से जी और बी में भी एक रिलेशन मिल गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई है एफ जी एच के टर्म्स में, इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। आपको लोकस किसका फाइंड आउट करना है, एफ जी एच का। इसका मतलब जो भी आपका कंस्ट्रेंट है उसमें आप ए बी सी को हटा दीजिए और एफ जी एच रख दीजिए। ए बी सी को क्यों हटाया हमने, क्योंकि ए बी सी क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्वेश्चन में क्या गिवन है, के गिवन है, तो के तो हमारे आंसर में रह सकता है, लेकिन ए बी सी हमने सपोज किया था, तो इसे हमें हटाना होता है। इसको हटाने के लिए आप जो भी कंस्टेंट आए हैं उन्हें यूज करेंगे, ठीक है ना, जो वैल्यूज आई है, और आप एफ जी एच में बदल लेंगे। एफ जी एच अलाउड है, क्यों, क्योंकि एफ जी एच का लोकस फाइंड आउट करना है, तो एफ जी एच आपके कंस्टेंट में रह सकते हैं। तो इस तरह से ए बी सी को हम एफ जी एच से रिप्लेस कर देंगे, और फिर फाइनली आपको जो है के और एफ जी एच में एक रिलेशन मिलेगा, इसी का जो लोकस है वो हमारा आंसर होगा। इस मतलब लोकस फाइंड आउट करना मतलब एफ जी एच को आप एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन passes through a fixed point ABC and cut in ABC. This now the plane has again ABC coordinates same,
कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट इट आल्सो पासेस थ्रू ABC। तो अब जो हमारा एक्सिस का जो कट है वो हम अल्फा बीटा गामा या कुछ और कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि ABC तो एक फिक्स पॉइंट है जो कि उस प्लेन पे लाई करता है, तो वो नहीं ले सकते। तो अब इस तरह से हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया, तो अब ये इक्वेशन मिल गई उस प्लेन की, वो प्लेन जो एक्सिस को अल्फा बीटा गामा लेंथ पे कट करता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है वो आपका है अल्फा, ठीक है ना। ये अल्फा क्या बता रहा है, अल्फा कॉमा 0,0 ए है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब ये जो पॉइंट्स हैं ABC, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इस पे लाई करेंगे, तो ABC आप यहाँ लिख देंगे XYZ की तरह। ये वो प्लेन है जो कि ABC से पास होता है, ठीक है ना। A कॉमा B कॉमा C, कैपिटल A कॉमा कैपिटल B कॉमा कैपिटल C से पास होता है, तब हमारी ये इक्वेशन बनती है प्लेन की। अब स्मॉल ABC भी इस पे लाई करता है, तो हम इसको इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। अब आपका जो स्फेयर है, ठीक है ना, आपको लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेयर OABC फाइंड आउट करना है। OABC की इक्वेशन वापस वही ली जाएगी, वो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या फिर आप ABC इसमें सेटिस्फाई करवा दीजिए और O अपनी तरफ से 0 0 0 ले लीजिए। तो फाइनली ये इक्वेशन, ये पिछले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं, तो ये आप फाइंड कर लेंगे और फिर इससे आपको जो है इक्वेशन मिल जाएगी x² + y² + z² माइनस अल्फा x माइनस बीटा y माइनस गामा z। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर इस तरह का टेट्राहेड्रन हो, टेट्राहेड्रन के मतलब इस तरह के पॉइंट्स हों जो कि एक्सिस से इंटरसेक्शन अल्फा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 गामा दे रखा हो, तब उस केस में आपकी ये स्फेयर की इक्वेशन बनती है। तो ये स्फेयर OABC की इक्वेशन मिल गई। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अल्फा बीटा गामा हमने सपोज किया है, तो वो उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है, तो इसको यूज कर सकते हैं आप। तो अब आप क्या करेंगे कि आपका जो है इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका जो सेंटर मिलेगा वो हो जाएगा अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2 एंड गामा बाय 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अल्फा इन टर्म्स ऑफ F मिल जाएगा, बीटा इन टर्म्स ऑफ G मिल जाएगा, गामा इन टर्म्स ऑफ H मिल जाएगा। आप देखिए, आपको लोकस ऑफ द सेंटर फाइंड करना है, मतलब सेंटर हमारा FGH हम सपोज करेंगे और उस FGH को हम आंसर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपका जो है अल्फा बीटा गामा जो यहाँ था, इसे हम FGH से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ये जो कंस्ट्रेंट दिया गया था, इस कंस्ट्रेंट में अल्फा बीटा गामा जो कि हमने सपोज किया था उसे हटाकर हम FGH लगा देंगे, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो फाइनल कंस्ट्रेंट आया है जिसमें ABC है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, FGH जो हमने सपोज किए थे, तो अब इनमें FGH की जगह जैसे ही हम XYZ रखेंगे वी विल गेट अवर आंसर। तो इस तरह से हमें लोकस मिल जाता है। तो लोकस फाइंड आउट करने का तरीका वेरी सिंपल, आपको केवल इतना करना है कि जो भी कंस्ट्रेंट दिया गया है उस तक पहुंचने के लिए उसमें आपको जो गिवन है वो तो अलाउड रहेंगे, लेकिन जो आपने सपोज किए अल्फा बीटा गामा, इन्हें आपको जो भी आपका जिसका भी लोकस फाइंड आउट करना है उसको FGH मान के उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is a sphere of constant radius k passes through the origin and meet the ABC. Prove that the locus of the centroid. Sphere of constant radius k passes through the origin and meet the axis at ABC. सेम वही बात, वही क्वेश्चन जो पहले किया था, इस बार आपको लोकस ऑफ द सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड ट्रेंगल का सेंट्रोइड होता है, ठीक है ना, वो तो था वो आपका सेंट्रोइड पूरा का पूरा टेट्राहेड्रन का था, अभी आपको ट्रेंगल का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिख देंगे, ABC अगर आपके इंटरसेप्ट्स हों तो ये इक्वेशन स्क्वायर की बनती है, और इससे हम रेडियस फाइंड आउट करके, और रेडियस गिवन है कि वो जो आपका स्क्वायर है वो किसके बराबर है, k, तो k से आप इक्वेट कर देंगे। और फिर आप ये लिख रहे हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल, ठीक है ना। ट्रेंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए ट्रेंगल के जो 3 कोऑर्डिनेट है, ट्रेंगल आपको पता है कौन सा है, ट्रेंगल आपका ABC से बनने वाला कोऑर्डिनेट है, ये आपका ट्रेंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो फर्स्ट कॉर्नर है वो है A, 0, 0, सेकेंड कॉर्नर है 0, B, 0 और थर्ड कॉर्नर है 0, 0, C।
तो इसलिए ये आपका जो यहाँ पे कहीं पे आपका लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट जो है ये होंगे, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए। और आपको इसी का लोकस फाइंड आउट करना है, तो एफ जी एच को आपको एबीसी को एफ जी एच के टर्म में कन्वर्ट करके इसमें कंस्टेंट में, ये कौन सा कंस्टेंट है, ये कंस्टेंट है आपका, इस कंस्टेंट में सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपने एफ जी एच को यहाँ रिप्लेस किया और आपको आंसर मिल गया। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ये लोकस हो गया एक्स वाई जेड में, एफ जी एच को बाद में एक्स वाई जेड चेंज कर देते हैं। Now your next question. These are the exercise question. Find the equation of the sphere passing through the following circle and the point mentioned against them. अब सिंपली आपको एक स्फेयर दिया गया है, इस स्फेयर से सेकंड स्फेयर पास होता है। ये जो स्फेयर दिया गया है, देखिए स्फेयर देते समय सॉरी आपको सर्कल दिया गया है। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये तो एक स्फेयर है, लेकिन जैसे ही z इक्वल टू 0 इसके साथ लिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, सर्कल। कभी भी किसी स्फेयर को जब एक प्लेन से कट किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। उस सर्कल के बारे में यहाँ बात हो रही है, और वो सर्कल जो है आपको इक्वेशन ऑफ स्फेयर फाइंड करना है जो इस सर्कल से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। तो सर्कल के इक्वेशन में दो इक्वेशंस आएंगी, एक तो स्फेयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन, दोनों मिलके एक सर्कल बनाते हैं। आगे डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा 3D व्यू। तो अब इस सर्कल से पास होने वाला स्फेयर s प्लस लैम्डा p से डिनोट होगा। यहाँ आपको जो भी स्फेयर है और जो भी प्लेन की इक्वेशन दी है उसको लैम्डा से आप ऐड कर दीजिए। तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको फाइंड हुई, लैम्डा की हर वैल्यू के लिए जो सर्कल है, जो स्फेयर है, वो उस सर्कल पे लाई करेगा। मतलब ये जो स्फेयर है, ये अपने आप में एक स्फेयर है, लेकिन ये स्फेयर में ये जो सर्कल है वो हमेशा लाई करेगा। तो एक जनरल इक्वेशन मिल जाती है लैम्डा की, आप कुछ भी वैल्यू रखो। तो ये कई सारी फैमिली ऑफ स्फेयर मिलती है आपको। अब इस फैमिली ऑफ स्फेयर में आपको ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि आपको वो स्फेयर चूज करना है। ये काफी सारे स्फेयर्स हैं, लैम्डा की हर वैल्यू मतलब इनफाइनाइट स्फेयर्स हैं, लेकिन हमें केवल वो स्फेयर चाहिए जो इस पॉइंट से पास होता। तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, और ये पॉइंट सेटिस्फाई कराने से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और वो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड स्फेयर मिल जाएगा। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से किसी सर्कल, गिवन सर्कल से पास होने वाले स्फेयर की बात है। देखिए सर्कल में आप यहाँ पे 2 डायमेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 नहीं लिखेंगे हम। आप z इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करें तो आपको लगता है कि भाई आप सीधे सीधे 2 डायमेंशन में लिख दीजिए, बट वो अलाउड नहीं है। वो अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लिखते हैं और z को गायब कर देते हैं तो वो अपने आप में एक सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 डायमेंशन में अगर आप कोई एक वेरिएबल हाइड करते हैं तो वो एक सरफेस बनेगी, 2D फिगर नहीं बनेगी। 2D फिगर के लिए 3D में अगर 2D फिगर चाहिए तो आपको 2 इक्वेशंस लिखनी पड़ती है ऑलवेज। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This is your next question. A variable sphere passes through the point 0, 0 plus minus c and cuts the lines u equals to x tan alpha. ये अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आपको धीरे धीरे समझना होगा। सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई, ये जो लिखी हुई है जनरल इक्वेशन है। तो a variable sphere passes through the point 0, 0 plus minus c, ठीक है ना। तो 0, 0 प्लस माइनस सी से पास होने वाला स्फेयर, बट सबसे पहले स्फेयर आपको ढूंढना है, तो स्फेयर की जनरल इक्वेशन हो गई। अब 0, 0 माइनस सी, 0, 0 प्लस सी, दीज आर 2 पॉइंट्स। अब इनसे पास हो रहा है तो हम इसको सेटिस्फाइड करा के दो कंस्ट्रेंट, दो इक्वेशंस हमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनसे आपका डी की वैल्यू निकल जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। आप इन दोनों को इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको W की वैल्यू 0 मिलेगी, और इनको ऐड करोगे तो आपको D की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर मिल जाएगी। तो आपकी जो स्फेयर में कितने अननोन है, स्फेयर में आपके U, V, W एंड D 4 अननोन है।
4 अननोन्स है। इन 4 अननोन्स में से डी आपको मिल गया, डब्ल्यू मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ द स्फेयर। पहले स्फेयर की इक्वेशन के जो भी ये सेंटर है यू वी डब्ल्यू, इनमें कुछ कंस्टेंट आपको ढूंढना है, तब उनका एक लोकस फाइंड करना है। अब ये जो है वैल्यू ऑफ मीन स्फेयर में हम रख देंगे। फाइनली आपका ये स्फेयर है, ये केवल फर्स्ट लाइन यूज की अभी तक। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं क्वेश्चन की। उसमें लिखा है कि y इज इक्वल टू, ये y होना चाहिए, y इज इक्वल टू x tan अल्फा एंड y इज इक्वल टू माइनस x tan अल्फा। तो ये जो दो लाइंस हैं ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, इन द पॉइंट्स p एंड p डैश, ठीक है ना। ये एक लाइन है u इज इक्वल टू x tan अल्फा z इक्वल टू c, ये क्या है, दिस इज ए लाइन। और ये लाइन आपकी कहाँ मीट कर रही है, स्फेयर को मीट कर रही है। किस पे मीट कर रही है, p पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है ना। ये लाइन स्फेयर को p पॉइंट पे मीट कर रही है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे और उसको सेटिस्फाई करवा देंगे। इस तरह से आपको ये सेटिस्फाई कराने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना भाई। पॉइंट, ये लाइन अगर स्फेयर पे मीट करती है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन का पॉइंट है वो स्फेयर पे लाई करेगा। लाइन का यही पॉइंट है, कोई भी एक्स के लिए लाइन का एक पॉइंट होगा, वो स्फेयर को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका मतलब कोऑर्डिनेट हो गया p और p डैश। p जो कोऑर्डिनेट है वो ये p कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन को आप सेटिस्फाई कराएंगे तो आपको p डैश मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका p कोऑर्डिनेट हो गया। कहाँ से आया, आपने उसी इक्वेशंस को यूज करके p निकाल लिया। अब इसी तरह से आपकी ये दूसरी लाइन है, जब आप इसको सेटिस्फाई कराओगे तो आपको p डैश मिल जाएगा। दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि p और p डैश की जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करने से आपको आपका गिवन लोकस मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने ये p रखा, p डैश रखा, ठीक है ना। p और p डैश के बीच की डिस्टेंस निकाली। देखिए ये p कोऑर्डिनेट है, तो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट, इसको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करो। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से, और z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे जो है आपका दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इस तरह से जो है आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके आप उस कंस्टेंट पे पहुंच जाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। बस लास्ट में आपको u v की जगह x y रखना होता है, और w हो तो उसकी जगह z रखना होता है। तो w क्या था, 0, यानी कि z इक्वल टू 0 इसके साथ लिखा जाएगा। तो ये फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब आपका क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन डायमीटर एंड पॉइंट्स आर गिवन। आपको डायमीटर एक फॉर्मूला यूज करना होता है अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो। डायमीटर के एंड पॉइंट सपोज ये दे रखे हैं, जो स्फीयर है उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, और आपको स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आप इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप क्या करेंगे, x1 की जगह जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो रख देंगे, x2 की जगह जो b सेकंड कोऑर्डिनेट है वो रख देंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, z माइनस z1, z माइनस z2। तो ये इस पॉइंट में जब हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, और यही इक्वेशन आपकी स्फीयर की इक्वेशन है। नाउ प्लेन इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स। अब इसके बारे में थोड़ा आइडिया मैंने दिया था, मैंने कहा था कि पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम किसी स्फीयर को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको एक सर्कल मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सर्कल फाइंड आउट होता है। अब ये जो सर्कल मिला है, इस सर्कल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपको इस सर्कल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करके, मतलब आपको स्फीयर दे दिया जाएगा और आपको प्लेन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आपको मेन चीज जो फाइंड करनी होगी वो फाइंड करना होगा इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल की रेडियस। और वो कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखिए। These are the different pictures. Now this is a great circle definition. आपसे कई बार ग्रेट सर्कल के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। तो ग्रेट सर्कल मीन्स अ सर्कल विच कट
into two equal parts, जो सेंटर से जो प्लेन जाता है तो जो सर्कल बनता है उस सर्कल को, मतलब उस सर्कल, ग्रेट सर्कल का जो सेंटर होगा और स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेम होगा. These are all about great circles. You can see. Now question. आपको कहा गया है find the equation of sphere for which the circle is a great circle. तो आप देख सकते हैं आपको एक स्फेयर दिया गया है और एक प्लेन दिया गया है. तो सबसे पहले आपको ग्रेट सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फेयर फॉर विच द सर्कल इज अ ग्रेट सर्कल. ठीक है, ये एक सर्कल दिया हुआ है. जब भी दो इक्वेशंस दी जाती है तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है. अब आपको वो स्फेयर फाइंड करना है फर्स्ट जो इससे पास होता है. ठीक है ना, क्योंकि ये इस स्फेयर का ग्रेट सर्कल है, इसका मतलब फर्स्ट इससे पास होता है. सेकंड, इसका जो सेंटर है वही इस स्फेयर का सेंटर होगा. अब इन दोनों चीजों को हम कैसे यूज करते हुए देखिए. सबसे पहले तो इस सर्कल से पास होने वाला स्फेयर s प्लस लेमडा पी से दिया जाता है, तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, अब हमको फाइंड करना है लेमडा. तो लेमडा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये जो भी स्फेयर आया है इस स्फेयर का सेंटर निकालते हैं. ठीक है, ये सेंटर आ गया आपके पास में. सेंटर निकालने का तरीका, x का कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन, y का कोफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन एंड z के कोफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन. और अब ये जो है ये किस पर लाई करेगा, ये लाई करेगा इस प्लेन पे, सर्कल का प्लेन. सर्कल, ये जो भी सर्कल है इसका प्लेन कौन सा है, ये प्लेन. ठीक है ना, सर्कल जो है उसकी रेडियस तो इससे डिसाइड होती है लेकिन उसका जो प्लेन है वो ये प्लेन है. जब आप कह रहे हो कि ये ग्रेट सर्कल है, जो भी स्फेयर हम फाइंड कर रहे हैं उसका ये ग्रेट सर्कल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो भी स्फेयर का सेंटर है और सर्कल का जो सेंटर है वो सेम होगा. इसका मतलब स्फेयर का सेंटर इस प्लेन पे लाई करेगा. तो हम इस इक्वेशन को इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा देंगे और इससे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और इस तरह से फाइनली हमें इक्वेशंस मिल जाएगी. अब बात आती है कि आपका इक्वेशन क्या होगी किसकी, इस रेडियस को हम फाइंड कैसे करें. तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो स्फेयर गिवन है, आपको क्या दिया जाएगा, एक स्फेयर दिया जाएगा और एक प्लेन दिया जाएगा. फिर आपसे ये रेडियस पूछी जाएगी. तो स्फेयर की रेडियस पता हो और अगर आपको इस प्लेन से इस ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस रेडियस को फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से इस सेंटर को भी फाइंड किया जा सकता है. अब उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये जो भी आपको स्फेयर दिया गया है इसमें एक्स कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब एक्स आपका 0 है. एक सर्कल है, अब आपको जेड तो है ही नहीं, यहाँ पर जेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एक सिलेंडर है. तो सिलेंडर को भी जब प्लेन से कट किया जाता है तब भी आपको एक सर्कल ही मिलता है. तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर फाइंड आउट कर दिया. आप इसको जेड स्क्वायर लगा के एक स्फेयर भी बना सकते हैं. अब ये जो स्फेयर है इसका आपने सेंटर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, फिर उसके बाद आप इस जो भी स्फेयर गिवन है उसकी रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, फॉर्मूले से देखिए यू का कोफिशिएंट 0 है तो 0 रख दिया. भाई आपका एक्स कोफिशिएंट 0 है तो 0 पुट कर दो और आपको रेडियस भी मिल जाएगी. फिर उसके बाद आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, जो आपका सेंटर है उसकी और इस प्लेन की. ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि ये आपका सपोज, वैसे तो सिलेंडर है पर चलो हम इसको सिलेंडर ही बना देते हैं. जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको एक सिलेंडर दिया गया है. ठीक है ना, इस तरह का एक सिलेंडर दिया गया है और फिर उसको एक प्लेन से काटा गया है. ठीक है, तो आपको एक सर्कल मिल रहा है. ठीक है, आपको इस सर्कल के बारे में फाइंड आउट करना है. ठीक है,
तो सबसे पहले हम जो है इस सर्कल की इसको जेड स्क्वायर लगा के एक स्फीयर बना देंगे, ठीक है। जैसे जेड स्क्वायर लगाएंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। अब ये जो स्फीयर है इसका एक आपकी रेडियस होगी और वो रेडियस ये है, ओके। अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे जो स्फीयर का सेंटर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर बनाए तो उस स्फीयर का जो सेंटर है उससे आपको जैसे मैं थोड़ी डिफरेंट ड्राइंग बनाती हूँ। डायरेक्टली हम स्फीयर बनाते हैं क्योंकि स्फीयर के कंटेस्ट में हमने इसको सीखा है। तो ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है। इस तरह से एक स्फीयर यहाँ से पास हो रहा है। अब इस स्फीयर का एक सेंटर होगा और इस सेंटर से आपकी ये जो डिस्टेंस है, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी स्फीयर की रेडियस है और ये आपके रेडियस है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो स्मॉल आर आपने फाइंड किया वो क्या है, ये 5 यहाँ है। ये जो डिस्टेंस आई है ये आपकी 5 है। जो भी आपका स्फीयर है, अगर सपोज ये स्फीयर होता तो स्फीयर की रेडियस 5 थी और ये जो स्पेस सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है वो हमने पी फाइंड कर दी, ठीक है ना। ये आपका पी आ गया, ठीक है। पी भी आपका क्या आ गया, 5 आ गया। पी भी 5 आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये रेडियस 0 है, ठीक है ना। जब पी भी 5 आ रहा है और रेडियस भी 5 आ रहा है मतलब आपकी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। तो अगर 0 है तो फाइनली आपको जो रेडियस मिलेगी 0 मिलेगी। तो इसका मतलब 0 1 2 जो आपको जो पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, वो वो अपने आप में क्या है, एक पॉइंट है, पूरा सर्कल नहीं है। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। लाइन थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको लाइन की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस लाइन। 0 1 2। अब आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं उस क्वेश्चन में 0 1 2 पॉइंट आपको पता है। आपको अब वो पॉइंट पता करना, आपको ये तो पता चल गया कि पॉइंट स्फीयर है, मतलब हम जिस स्फीयर को सर्च कर रहे हैं वो एक पॉइंट है क्योंकि उसकी रेडियस 0 है। वो पॉइंट क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए मीन्स आप समझ सकते हैं कि आप जो स्फीयर है, अगर सपोज ये स्फीयर है तो आपको जो फाइंड करना है वो ये पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देती हूँ, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये सेंटर गिवन है। सेंटर आपका क्या है, 0 1 2, ठीक है ना। सेंटर जो आपको गिवन है वो है 0 1 2। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन सर्च करनी है ताकि आप इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सको। फाइनल एम क्या है, हमारे को इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट से जाने वाली जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, वो ये होगी x माइनस 0 अपॉन 1। अब आपको ये 1 2 2 क्या है, तो 1 2 2 जो है वो है इसके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइन, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, और ये कहां से मिले, ये हमें मिले इस प्लेन से। जो भी प्लेन होता है, आपको एक प्लेन दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको एक प्लेन गिवन था। तो प्लेन के जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्लेन के जो कोफिशिएंट होते हैं वही आपके क्या बनते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन आपको जो दे रखा था x प्लस 2y प्लस 2z, तो वहां से x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखा है, y का कोफिशिएंट यहाँ लिखा है, z का कोफिशिएंट यहाँ लिखा है। और इस तरह से ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली येलो वाली।
अब इस इक्वेशन पे कोई पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट आपको देना हो तो आप इस तरह से देते हैं। लेकिन आपने क्या किया, एक इक्वलिटी को लिया, आर से इक्वेट कराया, पहले x माइनस वन, 0/1 को आर से इक्वेट कराया तो x की वैल्यू आर आ गई, फिर y माइनस 1/2 को आर से इक्वेट कराया तो 2r+1 आ गया, फिर z माइनस 2/2 को आर से इक्वेट कराया तो 2r+2 आ गया। तो इस तरह से आपने एक एक करके सारे इक्वेशंस को, पॉइंट्स को निकाल लिया। अब ये पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, प्लेन पे लाई करते हैं। तो पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन, भाई प्लेन पे तो लाई करते ही हैं। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली इक्वेशन। तो इसको जैसे ही आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5/3, ठीक है ना। आपको एक प्लेन दिया गया था तो वो प्लेन को आप सेटिस्फाई कराएंगे, तो इस तरह से आपको सेंटर का रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ ड्राइंग बनाई है हमने, ये प्लेन दिया हुआ है, ये आपको सेंटर दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए आपको क्या गिवन है, आपको सर्कल ऑफ द स्फीयर गिवन है। सर्कल ऑफ द स्फीयर है सेंटर 2 1 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक स्फीयर की इक्वेशन गिवन है और एक सेंटर गिवन है, ठीक है। एक सेंटर है, सर्कल का आपको सेंटर दे दिया है, सर्कल पता नहीं है, प्लेन पता नहीं है, आपको केवल सेंटर दिया है, जो सर्कल है उसका सेंटर दिया है। इस स्फीयर में कई सारे सर्कल्स बन सकते हैं कई प्लेन से, तो आपको ना तो वो प्लेन दिया है, बस आपको दिया है तो सेंटर, आपको सेंटर पता है कि जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर ये है और स्फीयर का सेंटर ये है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको इस प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे एनसी का, ठीक है। एनसी का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, मैंने कहा था इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और एनसी का डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज सेम होता है। मतलब प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, वो उसकी परपेंडिकुलर लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही होते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस माइनस 2 इज +4, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस माइनस 4 इज -6। सो एनसी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो मींस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब ये प्लेन इस 2 1 2 से पास करता है तो उसको भी आप सेटिस्फाई करवा दीजिए। इस तरह से पहले तो हमने एबीसी की जगह 4 0 -6 सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर बाद में इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करवा दिया, तो इस तरह से आपको प्लेन मिल गया। एक बार प्लेन मिल गया तो ये सर्कल और प्लेन मिलके आपका क्या बन जाता है, गिवन स्फीयर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर। नाउ स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, वही सर्कल से पास होने वाली बात हो गई, तो हम बस एक कांस्टेंट लगा के ऐड कर देंगे। ये प्लेन है और इनसे पास होने के लिए सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ये स्फीयर दिया गया है, तो आप s प्लस लैम्डा पी लगा के इसको फाइंड आउट कर लेंगे और फिर पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे, क्योंकि पॉइंट उस पर लाई करता है तो वो आपको लैम्डा दे देगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड ए प्लेन, दो स्फीयर्स के आपस में इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो अब उससे भी आपको एक सर्कल मिलेगा। जब दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक सर्कल मिलेगा, और अब आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है या उसको कुछ कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं दो स्फीयर्स अगर आपको गिवन हो तो इसको भी कांस्टेंट लगा के आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो सर्कल जो है वो इस स्फीयर पे भी, इस स्फीयर पे भी है, तो इसलिए उसके जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से करके आप इन दोनों सर्कल्स जो है इससे आपको थर्ड एक स्फीयर मिलेगा। ये दो स्फीयर्स जो दे रखे हैं इनको एक कांस्टेंट लगा के आप ऐड करेंगे तो आपको एक स्फीयर मिलेगा। अब वो जो स्फीयर मिला है उस स्फीयर को अगर आप प्लेन की इक्वेशन से यूज करें उसके साथ, तो आपको वो सर्कल मिल जाएगा जिसे आप सर्च कर रहे हैं, इंटरसेक्शन सर्कल।
सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि इनके बीच ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली टच करने का मतलब ये है, दो स्फेयर्स हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इसका मतलब कि अगर हम उनकी रेडियस को ऐड करें तो सेंटर की डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, मतलब C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपका जो भी स्फेयर है, फर्स्ट स्फेयर उसकी रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से दूसरे स्फेयर का भी रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करेंगे और फिर C1 C2 चेक करेंगे, दैट इज कम 25 एंड देन R1 plus R2 also 25, so we will get your equal, that means they touch externally. Now tangent to the circle. अब सर्कल की टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये इक्वेशन होती है टेंजेंट प्लेन की। अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो किसी भी स्फेयर की इस तरह की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि इसकी टेंजेंट प्लेन निकालिए, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। जैसे टेंजेंट लाइन होती थी वैसे ही टेंजेंट प्लेन होता है, 3D में टेंजेंट प्लेन होता है। तो ये इक्वेशन आपको लर्न रखनी है और इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, कोई भी प्लेन किसी भी स्फीयर को टच करेगा, इसका मतलब उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है सेंटर से, वो डिस्टेंस आपका जो भी स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, और ये आपका प्लेन है। तो जो प्लेन है, सपोज यहाँ कहीं से बना लीजिए, अब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है सेंटर से, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो ये है कंडीशन, इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो रेडियस होती है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो आप इनको इक्वेट करवा दो और आपको आंसर मिल। तो इस तरह से करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू एंड टच द प्लेन। तो अब आपको एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो किसी प्लेन को टच करता है और दूसरे प्लेन के सर्कल, दूसरा एक सर्कल दे रखा है उससे पास होता है। सबसे पहले सर्कल से पास होने से हम कंस्ट्रेंट लगा के उसको ऐड कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ लैम्डा लगा के ऐड कर दिया, तो ये जो इक्वेशन मिली ये उस स्फीयर की हो गई जिसे हम सर्च कर रहे हैं। अब ये जो स्फीयर आपके पास में आया है, अब इस स्फीयर में आपको क्या करना है, टच द प्लेन। तो ये आपके पास में प्लेन जो दिया गया है, इससे हम s प्लस के यू करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि ये जो स्फेयर है, मीन्स जिस स्फेयर को हम ढूंढ रहे हैं, वो स्फेयर इस प्लेन को टच करता है ना। स्फेयर तो आपको मिल गया है, अब आप टेंजेंसी की कंडीशन लगाएंगे। टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, आप सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इस सेंटर को आप रेडियस में यूज करके रेडियस को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेट करा देते हैं, ठीक है। जो भी आपका ये स्फेयर ये वही स्फेयर है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये स्फेयर है, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि के आ रहा है। अब इस के को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी स्फेयर है इसके सेंटर निकाल लेंगे। तो दीज ऑल आर द सेंटर्स, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है। ये सारे आपके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो भी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आए हैं इनको आप पुट कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, और फिर हम उसे रेडियस से इक्वेट करवा देंगे। तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। आपसे क्या कहा गया है कि ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो सेंटर है इस सेंटर से रेडियस निकाल लेंगे और ये रेडियस किसके बराबर होनी चाहिए, तो आप जब इसको इक्वेट कराओगे, आप यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं गया है,
पर हमें यूज करना पड़ेगा। ये आपको सेंटर मिल गया, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि -4 + 2k जो है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे -2 + k मिल जाएगा। इसी तरह से -1 + 3k है, इसको 2 से डिवाइड करके नेगेटिव साइन लगाओगे तो आपको b मिल जाएगा। इसी तरह से आपको w भी मिल जाएगा। अब ये 3 पॉइंट्स तो आपको मिल गए u v w। अब ये u v w क्या है? ये u v w है आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि जो स्फेयर है वो इस प्लेन को टच करता है। इसका क्या मतलब है कि इस प्लेन से इस सेंटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए? रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो जब हम इसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट k = +-1, और ये जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वो रिक्वायर्ड स्फेयर मिल जाएंगे। k की 2 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हमें 2 स्फेयर्स मिल। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और आप इसे ट्राई कीजिए समझने के लिए। अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन है पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट आपको जो दिया जाता है उसको आप स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दो बस। तो जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। पावर ऑफ ए पॉइंट इज अ कॉन्सेप्ट। अब इसको पावर ऑफ ए पॉइंट क्यों कहते हैं, ये सब इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। बट आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि जो P है, जो भी पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1, उसकी पावर पूछी गई किसी स्फीयर के रेस्पेक्ट में, तो इस x1 y1 z1 को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स। एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी है। तो अब इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये एंगल क्या होना चाहिए? 90। तो 90 होना चाहिए, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। और इस कंडीशन को यूज करके हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन निकाल लेंगे, और वो हमारे पास ये आती है 2u1u2 + 2v1v2 + 2w1w2 = d1 + d2। आप सिंपली इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, और फिर उनमें ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा दीजिए। ये इसके जो डायरेक्शन रेशियो है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे आपके? जैसे ये पॉइंट तो x1 y1 z1 है और ये सेंटर है, दैट इज u1 v1 w1। तो u1 v1 w1 से इसको सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा x + u1 y + u2 v2 एंड z + w2। इसी तरह से यहाँ पे w2 से बन जाएगा। तो अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इस तरह की, इस आप ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है कि जो भी डायरेक्शन रेशियो होते हैं a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, या फिर डायरेक्शन कोसाइन की टर्म्स में l1 l2 + m1 m2 + n1 n2 = 0, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, तो उसमें लगाते ही आपको ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन मिल जाएगी। फाइनली आपको जो लर्न रखना है वो क्या है? 2u1u2 + 2v1v2 + 2w1w2 = अगर किसी स्फीयर में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन इट इज ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्फीयर दिया गया है, ये दूसरा स्फीयर दिया गया है। तो पहले स्फीयर का आप u1 v1 w1 निकालेंगे, दूसरे स्फीयर का u1 v1 w1 और d1 d2 निकालेंगे, और फिर ऑर्थोगोनैलिटी की जो कंडीशन है, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दे आर ऑर्थोगोनल। नाउ रेडिकल प्लेन। रेडिकल प्लेन क्या होता है? एक इस तरह का एक्सिस होता है कि जिससे कि इनकी बीच की इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, ठीक है ना। कि भाई आपका जो भी दो स्फीयर है इनके बीच का रेडिकल प्लेन क्या होगा कि अगर हम इस प्लेन से, प्लेन के किसी भी पॉइंट से इस पे टेंजेंट प्लेन बनाए तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी, है ना। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? इसको फाइंड आउट, ये एक फिगर है जो आपको बता रहा है कि दीज आर ऑल हैव सेम रेडिकल प्लेन। ये पूरी जो फैमिली है ये सेम रेडिकल प्लेन है। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, आपको केवल दो स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी यहाँ पे रेडिकल लाइन की बात की गई है कि भाई ये दो स्फीयर है, इनके बीच में ये रेडिकल प्लेन है, इसी तरह से इन दो के बीच में ये रेडिकल प्लेन है। मतलब एक तरीके से पार्टीशन आप मान लीजिए एकदम सेंटर में होता है, लेकिन जैसे जो बड़ा है, जो बड़ा स्फीयर है उसके तो वो क्लोज होता है, जो छोटा स्फीयर है उसे डिस्टेंस में होता है। तो दैट इससे अगर हम इसकी टेंजेंट की लेंथ निकालें तो दोनों की इक्वल है। तो ये
टेंजेंट लाइन की बात की थी। अब ये आपका टेंजेंट प्लेन है, जो भी एक तरीके से एक टेंजेंट प्लेन भी अपने आप में एक रेडिकल प्लेन ही होता है अगर दोनों का कॉमन माना जाए, पर जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में हो, डिस्टेंस में भी जा सकते हैं। तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, दोनों स्फीयर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जो इक्वेशन दी गई है उनको सब्ट्रैक्ट करते ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर है द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी सिंपल। आपको प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब ये होता है कि जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उससे जितने भी प्लेन जा रहे हैं, ये आपके टेंजेंट प्लेन्स हैं। एक पॉइंट पी लिया और उससे जितने भी टेंजेंट प्लेन इस पे बन सकते हैं वो सारे टेंजेंट प्लेन्स बनाए, और फिर वो एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएंगे। जो ये जो बन रहा है ये सर्कल के केस में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, और यही आपके स्फीयर के केस में प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बनती है। फिर आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका भी वही सेम तरीका है। आपको केवल जो टेंजेंट की इक्वेशन है, बस वही सेम इक्वेशन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बनती है। टेंजेंट के केस में पॉइंट जो है वो स्फीयर के ऊपर लाई करता है, और प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में वो स्फीयर से डिस्टेंस पे होता है, स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के एक्सटर्नल साइड में होता है। तो ये सेम इक्वेशन है। देन पोल एंड पोलर प्लेन। पोल एंड पोलर प्लेन के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक्स।